अच्छा जी, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, बस मुझे 1 मिनट दोगे तुम लोग? अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही होगी ना अभी? यार चुप कर जाना भाई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने आज लीज को देखना है काफी डिटेल में। अच्छा देखो, मैं जरा सा अपना रोल पहले क्लियर कर लूँ। इस सब्जेक्ट में मेरा रोल क्या रहेगा, ताकि सब पढ़ने वालों के लिए मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। आकाश ने जो टॉपिक्स आपको रिजल्ट से पहले कराएं वो मैं मुकम्मल रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? मुकम्मल का मतलब है क्योंकि उसमें रिफ्रेशर के बच्चे भी हैं, तो एज इफ के हमने वो नहीं पढ़े हुए, मैं उसको ऐसे लेके चलूंगा। एंड उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसमें आकाश आपको चीजें पढ़ाता जाएगा, मैं उसकी एडवांस प्रैक्टिस आपको कराता जाऊंगा, ठीक है जी? तो इस तरह मामला चलेंगे, ठीक है जी? सर, अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं लीज को। देखिए, लीज आप लोगों ने एक रीजनेबल हद तक मतलब जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, सबको चीजें याद होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है जी? अच्छा जी, मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ जनाब। अच्छा देखिए, मैं फिर एक चीज बता दूं, आप इसको इस नियत से पढ़ेंगे कि एक रिवीजन हो, ठीक है जी? और जो चीजें याद है मेरे साथ साथ रिकॉल करते जाओगे, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है? अच्छा जी सर, देखिए, प्लीज में लास्ट टाइम जो आई कैप का सीए फाइनल का क्वेश्चन आया, उसके 3 हिस्से थे। 3 हिस्से थे उसमें। एक हिस्सा था नॉर्मल फाइनेंस लीज का, दूसरा हिस्सा था मैन्युफैक्चर डीलर लीज का, तीसरा हिस्सा उसमें ऐसी चीज पूछ ली कि लोगों की हालत खराब हो गई। उस बंदे ने लीज की डेफिनेशन में से एक चीज पूछ ली, ठीक है जी? और ऐसी चीज पूछी जिससे सवाल सॉल्व करने के बाद पता चला कि ये लीज का सवाल ही नहीं था, क्योंकि लीज के कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी नहीं हो तो वो लीज के तौर पर सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है जी? तो वो तकरीबन कोई 18 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, 6 नंबर का उसका एरिया था। तो बाद में जब लोग बाहर आए तो उनको पता चला, भाई रिफ्रेशर वालों को आकाश के लेक्चर देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन पूरा कराऊंगा। रेगुलर वालों ने चूंकि आकाश के साथ पढ़ा हुआ है, मैं उनको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? लेकिन आगे के जो टॉपिक्स जैसे कंसोलिडेशन वगैरह, वो आपको आकाश के साथ फॉलो करना है, मैं सिर्फ उसका रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, वो आपको आकाश के साथ ही फॉलो करना है, ठीक है? पुराने वाले आप मेरे साथ कर लेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, तो उसमें से 6 नंबर का ऐसा सवाल था जिसमें एसिड स्टैंडर्ड ने ऐसी चीज, एग्जामिनर ने ऐसी चीज पूछी जो कि लीज के कॉन्टेक्स्ट के से बाहर थी, लेकिन तमाम लोग, सवाल ऐसा बना हुआ था, एग्जैक्ट लीज का सवाल था, सिर्फ डेफिनेशन की एक चीज मिसिंग थी, और लोगों ने सब ने लीज पे चढ़ा दिया उसको। कुछ लोगों ने बाहर आगे कहा कि यार लीज की डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा हुआ था स्पेसिफिक एसिड, वो स्पेसिफिक एसिड थोड़ी था। वो लोग थे जिन्होंने सवाल को नॉर्मल तरीके से किया और निकल गया आगे। मैं फिर एक चीज पूछता हूं आपसे, क्या लीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या एक लेसर है, गौर से सुनना, वो अपनी इन्वेंट्री लीज पे देता है? ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वो अपना पीपी लीज पे देता है? ये पॉसिबल है। यस सर, ये दोनों चीजें लीज केस में आएंगी। क्या वो अपना सॉफ्टवेयर उठा के लीज पे देता है? नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लीज IFRS 16 से बाहर है, ठीक है जी? नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लीज IFRS 15 में जाएगी, ठीक है जी? ये दिमाग में रखना, हम जो पढ़ेंगे इस स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 चीजें लीज पे दी जा सकती हैं, इन्वेंट्री और पीपी, ठीक है जी? लेसी के लिए तो टेंजिबल एसेट होना जरूरी है, लेसर के लिए सिर्फ 2 चीजें, या इन्वेंट्री हो या पीपी हो, और कोई चीज लीज के ऊपर नहीं दी जा सकती, दिमाग में रखिएगा ये, ठीक है जी? अच्छा जी, बाकी अगर कोई चीज लीज पे दी जाएगी वो IFRS 16 में नहीं आएगी। सर, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, लीज की डेफिनेशन में सबसे पहला बंदा है लेसी। गौर से देखना बेटा, लेसी क्या करता है सर? एक कंसिडरेशन पे करता है लेसर को, किसके बदले? कि लेसर उसको एक एसेट देगा, बट
स्पेसिफाइड टाइम के लिए देगा, जिंदगी भर के लिए नहीं देगा, स्पेसिफाइड टाइम के लिए देगा। लेसी उसको क्या पे करेगा? कंसिडरेशन। क्या पे करेगा? कंसिडरेशन। तो लीज के कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली चीज कंसिडरेशन, लीज के कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी चीज स्पेसिफिक एसेट, लीज के कॉन्ट्रैक्ट की तीसरी चीज सर स्पेसिफिक टाइम। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, और सर ये एसेट जिंदगी भर के लिए नहीं दिया जा रहा है, आपको इसका राइट दिया जा रहा है इसको इस्तेमाल करने का। अब बताएं सर, अगर तुम मुझसे पूछे कि भाई एक लीज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या 4 एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे ध्यान में रखने, सर 4 एस्पेक्ट ये कि एक तो सबसे पहली चीज एक एसेट होना चाहिए जिसका राइट ऑफ यूज कम्युनिकेट किया जाए, कन्वे किया जाए, ठीक है जी। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होना चाहिए वो, और दूसरी चीज सर अगेंस्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर इसमें से एक चीज भी मिस है तो ये लीज नहीं होगी, ये लीज नहीं होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें से एक चीज भी मिस है तो लीज नहीं होगी। क्लियर है? ये चारों एस्पेक्ट लीज के अंदर होना जरूरी है। सर मैं आपको 2-3 सवाल ऐसे भी कराऊंगा जिसके अंदर एक आध एस्पेक्ट क्या होगा, मिसिंग होगा, ताकि हम उस सवाल को टैकल कर सकें, क्योंकि सीए फाइनल में आ चुका है। एग्जामिनर को सिंपल एक काम करना है, अपने सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, नीचे कैप में पूछ लेना। ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। बड़े स्टेप आगे। तो सर ये 4 एस्पेक्ट्स हमें याद रहेंगे। अगली कोई 15-16 स्लाइड्स पे ये चारों एस्पेक्ट्स मैंने एक्सप्लेन करने और लीज को कनेक्ट करना है इन चारों के साथ। ठीक है जी, बढ़े हम आगे दोस्त। नोटिंग करना है, बिल्कुल सुकून से कर लो नोटिंग। देखो पीडीएफ भी शेयर होंगी, लेकिन ये याद रखना अपने हाथ से लिखी हुई चीज का फायदा अलग ही होता है। चलो जी, राइट ऑफ यूज है, ठीक है जी, एसेट है। अभी हम पढ़ेंगे राइट ऑफ यूज का मतलब ये है कि हम उसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और को भी इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं, हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड राइट होना चाहिए। ये सारी चीजें भी हमने देखनी है। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट कर दो। देखो मैंने उसको उसको रेड कलर से लिखा है। सर एसेट होना चाहिए, उसका राइट ऑफ यूज होना चाहिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होना चाहिए, और कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, ये 4 एस्पेक्ट्स अगर नहीं हुए, इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो सर फिर ये लीज नहीं होगी। ठीक है जी, बढ़े आगे हम दोस्त। कपिल सेट हो गया बेटा? बढ़ जाए। तस्वीरें बनाने की जरूरत नहीं है, कहानी लिखना खाली, तस्वीरें नहीं बनानी। देखिए सर, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, फोकस, पूरा फोकस चाहिए, पूरा फोकस चाहिए। बताओ लीज की कितनी क्लासिफिकेशन है? कितने टाइप की लीज होती है? 2 टाइप की। कौन सी? ऑपरेटिंग और फाइनेंस। याद रखना ये सिर्फ लेसर के लिए होती है। लेसी के लिए ना ऑपरेटिंग लीज है ना फाइनेंस लीज है, लेसी के लिए खाली लीज है। ठीक है, लेसी के लिए खाली लीज है। लेसी को स्टैंडर्ड कहता है जनाब, या तो आप IFRS 16 अप्लाई करो। अगर IFRS 16 अप्लाई करोगे मिस्टर लेसी, देन फिर आप अपने पास ROUA को डेबिट करोगे, लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे। ऐसा है, यानी लेसी के लिए लीज की कोई टाइप नहीं है। हाँ, टीचर समझाते हुए बच्चों को आसानी के लिए कह देते हैं ये फाइनेंस है, ये ऑपरेटिंग है, लेकिन लेसी के लिए लीज की एक ही टाइप है जो हम पढ़ेंगे। ROUA डेबिट करना है, लीज लायबिलिटी क्रेडिट करनी है। लेसी के लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंस नहीं है। ऑपरेटिंग और फाइनेंस किसके हिसाब से? लेसर के हिसाब से। लेकिन मैं फिर बताऊं, जो टीचर आपको ये भी पढ़ाता है कि लेसर के हिसाब से और लेसी के हिसाब से ऑपरेटिंग और फाइनेंस अलग अलग होती है, वो आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा होता है। लेकिन ये याद रखना, पूरे स्टैंडर्ड में, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं पर भी लेसी के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ कि ये लीज फाइनेंस है या ये ऑपरेटिंग है। लेसी के लिए सारी की सारी लीजेस क्या है? ROUA डेबिट ना, वर्ड यूज नहीं करना हमने फाइनेंस। ROUA डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। सर लेसी को कहा जाता है, आप चाहो तो IFRS 16 अप्लाई ना करो। कब अप्लाई ना करो? कब अप्लाई ना करो सर? अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होती है, या शॉर्ट टर्म लीज हो या लो वैल्यू लीज हो। अगर शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू लीज है तो आप इसको सर्विस एग्रीमेंट ट्रीट करो। क्या ट्रीट करो? सर्विस एग्रीमेंट। यानी जो आप पैसे पे कर रहे हो लेसर को, वो आपका एक्सपेंस, खत्म, कहानी खत्म। ना आप अपने पास एसेट बुक करो
ना लायबिलिटी बुक करो, जो रेंट दे रहे हो वो आपका एक्सपेंस। ठीक है जी, नॉर्मल सर्विस अग्रीमेमेंट। अब बताएं सर, अगर कोई आपसे पूछे लेसी के हिसाब से लीज की क्लासिफिकेशन कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? भाई उसके लिए लीज अग्रीमेंट एक ही है, लीज अरेंजमेंट एक ही है, आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है जी। और सर उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो आईएफआरएस, अच्छा अभी इन दोनों को मैंने खूब डिटेल में देखना है, शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है, लो वैल्यू लीज क्या होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग पे जाऊंगा फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। ठीक है जी। बढ़ जाए 6-7 में लिख देना। लीज पेमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस विल बी बेस्ड ऑन यूजेज। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आगे जाके। अब बताओ भाई, लेसर के हिसाब से लीज की क्लासिफिकेशन कितनी है? 2, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। लेसी के हिसाब से एक ही लीज है, या आईएफआरएस 16 अप्लाई होगा या नहीं होगा। अच्छा जी, चलो मुझे साथ में ये भी बताते जाओ। अगर एक लेसी कहता है, आरओयूए का फुल फॉर्म क्या है? राइट ऑफ यूज एसेट। बेटा अभी जब तक हम नंबर्स में नहीं जाएंगे ना, ये थ्योरी लगेगी, नंबर में जाने दो हमें। ठीक है सर, मुझे एक बात बताएं, एक शॉर्ट टर्म लीज है, लेसी उस पे आईएफआरएस 16 अप्लाई करे या ना करे? एक शॉर्ट टर्म लीज है, लेसी उस पे आईएफआरएस अप्लाई करे या ना करे? सर लेसी की मर्जी, लेसी की मर्जी, लेसी की मर्जी, लेसी की मर्जी। ठीक है जी, ये ऑप्शनल है। लेसी चाहे तो सारे केसेस में आरओयू डेबिट करे, लीज लायबिलिटी क्रेडिट करे। ठीक है जी। और अगर चाहे तो इन दो केसेस में आईएफआरएस 16 से हट जाए। ठीक है जी, जो उसकी मर्जी। ठीक है जी, आसान का मसला नहीं होता अकाउंटिंग के लिए। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो अगर आपने ऑलरेडी आईएफआरएस 16 अप्लाई किया होता है तो आपके पास सिस्टम बना हुआ होता है, आप कहते जो एसेट आ रहे हैं उसी पे रखो, मेल एक्ट जी। बड़े हम आगे दोस्त, बड़े आगे दोस्त हम। चलो जल्दी से मुझे बताओ 4 एस्पेक्ट्स क्या हैं लीज के, जो एक एक लीज एग्रीमेंट में अकाउंटिंग के लिए होना जरूरी है। सर राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज है, एसेट है, स्पेसिफिक कंसिडरेशन और स्पेसिफिक पीरियड है। ठीक है जी, डन है जी, डन है। बड़े आगे, चलो जी मेरा बच्चा, सबसे की और इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये स्लाइड जिसको समझ आ गई, अल्लाह की कसम उसको लेसी की अकाउंटिंग उसकी उंगलियों पे आ जाएगी, अगर ये स्लाइड समझ आ गई उसको। ठीक है, तैयार हो? रुको 1 मिनट, ये कॉपी करना कर लो। चलो मैं रुका हूं, शाबाश। चलो मेरे बच्चों, डन। अब सुनो सर, जिसको ये अगली स्लाइड समझ आ गई, गेम इज ओवर। ठीक है जी, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम लेसी के व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम स्टार्ट हमेशा लेसी से करेंगे, फिर हम लेसर पे आएंगे। ठीक है जी, मुझे बताओ मैंने पिछली अकाउंटिंग आपको किसके हिसाब से बताई? किसके हिसाब से? लेसी के हिसाब से, राइट? भाई कोर्स में दोनों के हिसाब से अकाउंटिंग है, लेसर और लेसी दोनों के हिसाब से। चलो मेरा बच्चा, सर ये 3 नुक्ते और एक छोटी सी डंडी क्या है बेटा? ये मिस हो गई। देखिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि लेसी आईएफआरएस 16 कैसे अप्लाई करता है। लेसी आईएफआरएस 16 कैसे अप्लाई करता है? ठीक है जी, गौर से देखना सर। सर ये एक छोटी सी लकीर आपके सामने, सर सुने, मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा है इंसेप्शन का। किसका? इंसेप्शन का वर्ड यहाँ लिखा है। ठीक है जी, इंसेप्शन का मतलब होता है वो डेट जिस दिन लीज एग्रीमेंट बनता है। गौर तो सुनो, मिसाल के तौर पे मैंने एक गाड़ी लीज पे लेनी है, मैं लेसी हूँ। ठीक है जी, मैं लेसी हूँ, मैंने गाड़ी लीज पे लेनी है। अब मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ हुजैफा के पास, सॉरी हमजा के पास। मैं हमजा से, हमें तो पड़ा था डिफॉल्ट लेसी फाइनेंस लीज है। देखो बेटा मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूं,
जो जिससे भी आपको बोला कि लेसी के हिसाब से फाइनेंस और ऑपरेटिंग है, उसने आपको सिखाने के लिए बोला, ठीक है जी। लेकिन स्टैंडर्ड में लेसी के लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। लेसी के लिए एक ही अकाउंटिंग है, एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। आप उसको फाइनेंस लीज का नाम देना चाहते हो, बिल्कुल दे दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है जी। चाहे आप कहीं से भी पढ़कर आओ, अगर किसी टीचर ने आपको ये कहा है कि लेसर और लेसी के हिसाब से ऑपरेटिंग और फाइनेंस, बिल्कुल सही बताया उसने, उसको गलत नहीं बोलो, लेकिन ये वर्डिंग स्टैंडर्ड में मौजूद नहीं, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ ट्रीटमेंट बिल्कुल सही करवाया गया तमाम जगहों में, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, इंसेप्शन है वो डेट है जिस दिन, मिसाल के तौर पर मैं लेसी हूं, गौर से सुनना, ये स्लाइड खत्म, लीज का पहला एस्पेक्ट खत्म। मैं जाता हूं हमजा के पास, हमजा लेसर है, मैं हमजा से कहता हूं हमजा मुझे एक गाड़ी लीज पे चाहिए, क्या चाहिए, गाड़ी लीज पे चाहिए, एसेट बता दिया मैंने, भाई मुझे गाड़ी लीज पे चाहिए, मुझे एक फॉर्च्यूनर लीज पे चाहिए। हमजा ने पूछा कितने साल के लिए चाहिए, मैंने कहा 5 साल के लिए चाहिए, टाइम आ गया, ठीक है जी। हमजा ने कहा सर इसका रेंटल होगा 1 लाख रुपए पर मंथ, कितने, 1 लाख रुपए पर मंथ, क्लियर हो गया। गाड़ी आ गई फॉर्च्यूनर, टाइम आ गया कितने, 5 साल, 1 लाख रुपए का क्या आ गया, रेंटल आ गया। चौथी चीज, मैंने हमजा को कहा भाई मैं गाड़ी खुद भी इस्तेमाल करूंगा, जब चाहेगा घर में रखूंगा, जब चाहूंगा किसी को चलाने के लिए दूंगा, मेरी मर्जी, इस एसेट को यूज करने का मुकम्मल राइट मेरा है। हमजा ने कहा बिल्कुल आपका। अब बताएं सर चारों चीजें क्या लीज एग्रीमेंट में पूरी हो गई, क्या मैंने अभी तक कोई पैसा दिया, नहीं, क्या मैंने अभी तक कोई एसेट लिया, नहीं, क्या अभी से टाइम शुरू हुआ, नहीं, क्या अभी तक मुझे कोई चीज मिली है, नहीं सर, अभी सिर्फ क्या हो रही है, बातचीत, क्या हो रही है, बातचीत। हमने एक एग्रीमेंट कर लिया आज की डेट पे, बताओ आज की डेट पे जो एग्रीमेंट किया, ये कौन सी डेट है सर, इंसेप्शन डेट है। इंसेप्शन डेट पे सिर्फ क्या होता है, अग्रीमेंट होता है, लफाजी होती है। ये याद रखना, ये एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटर्न, ये एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो। जिस दिन ये 4 कंडीशंस पूरी हो गई, 4 चीजें एग्री हो गई, भले रिटर्न एग्रीमेंट 1 हफ्ते बाद बने, लेकिन जिस दिन 4 चीजें एग्री हो गई, वो डेट कौन सी डेट होगी, इंसेप्शन की डेट होगी। वो कौन सी डेट होगी, इंसेप्शन डेट होगी। सुनो सर, जब अग्रीमेंट होना है, हम क्यों इसको इतना फोकस कर रहे हैं इंसेप्शन को, मतलब हमें तो अकाउंटिंग करनी ही नहीं है ना, ना कोई लेन देन तो हुआ नहीं, तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग इंसेप्शन डेट, ना 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 ना, इंसेप्शन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेसर, क्योंकि लेसर जो लीज क्लासिफिकेशन सेट करता है ना कि लीज ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है, वो इंसेप्शन डेट के हिसाब से करता है, कमेंसमेंट डेट के हिसाब से नहीं करता। थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। इंसेप्शन डेट किसके लिए रेलेवेंट है, लेसर के लिए, लेसी के लिए रेलेवेंट नहीं है, ऐसा। अब बनाया सर इंसेप्शन हो गई, इंसेप्शन होने के बाद क्या होगा, सुनो 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 सुनो, इंसेप्शन होने के बाद हुआ ये कि कमेंसमेंट हुई। कमेंसमेंट का क्या मतलब है, आपको एसेट मुहैया कर दिया गया, आप उसको चाहे इस्तेमाल करो या ना करो। मिसाल के तौर पर मैं घर किराए पे लेने गया, चाबी दे दी गई, मैं 5 दिन बाद शिफ्ट हुआ, तो कमेंसमेंट 5 दिन बाद है या पहले दिन से। याद रखना, जिस दिन से रेंटल चार्ज होना शुरू हो जाएगा वो कमेंसमेंट डेट है, ठीक है जी। जिस दिन से लीज पीरियड स्टार्ट, भले आप एसेट को इस्तेमाल करो या ना करो, सर आपका लीज पीरियड शुरू वो कौन सी डेट होगी, कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट वो डेट होगी जिस दिन लेसी ने अकाउंटिंग करनी है, जिस दिन लेसी ने अकाउंटिंग करनी है। बताओ हमारे पास एक इंसेप्शन डेट है, फिर उसके बाद क्या है, कमेंसमेंट डेट है। सर क्या मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं, कमेंसमेंट डेट और प्री कमेंसमेंट एक्टिविटीज, कौन सी, प्री कमेंसमेंट का मतलब कमेंसमेंट से पहले के सारे टाइम, इंसेप्शन इंसेप्शन सब शामिल है उसके अंदर, ऐसा। अब बताएं सर, कमेंसमेंट डेट पे क्या हुआ, हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल गई, ठीक है जी, और मैं अब उसको घुमा सकता हूं, फिरा सकता हूं, मेरी मर्जी, ठीक है जी। अब बताओ अकाउंटिंग किस डेट से करनी है लेसी को, शाबाश, किस डेट से, वेरी गुड सर, कमेंसमेंट डेट से। इंसेप्शन डेट किसके लिए रेलेवेंट है, लेसर के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हुआ ये पूरा लीज टर्म, मैं इसको इस्तेमाल करता रहा, रगड़ता रहा, रगड़ता रहा, रगड़ता रहा, रगड़ता रहा, कितने साल, 5 साल। 5 साल के बाद हुआ ये कि लीज पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अज्यूम करो लेसर ने लेसी को कहा कि भाई ये एसेट आपने इतना जबरदस्त तरीके से संभाल के आप इसको खरीद लो, ठीक है, मैं किसी और पे बेचूं, इसको आप ही खरीद लो, तो ये पॉसिबल है कि मैं एसेट खरीद लूं, हाँ सर। अगर मैं एसेट खरीद लूंगा तो उसका यूज लीज टर्म से बियॉन्ड भी होगा, ऐसा। अगर मैं एसेट को खरीद लूं तो उसका यूज लीज टर्म से बियॉन्ड भी होगा, तो मुझे डेप्रिसिएशन देख के बुक करना है, ठीक है जी। अब बताएं सर, मैंने एसेट परचेज भी कर लिया, पैसे दे दिए सर,
अब बताओ सर, जब एसेट के मैंने पैसे दे दिए, अब ये एसेट मुकम्मल क्या हो गया, मेरा हो गया। क्या अब मैं इसको राइट ऑफ यूज एसेट कहूं या इसको पीपी कहूं? अब आप इसको पीपी कहोगे, अब इसको आप राइट टू यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट नहीं कहोगे। राइट ऑफ यूज एसेट कब तक होता है सर? जब तक लीज टर्म है। लीज टर्म खत्म, आपने एसेट अपने पास रोक लिया, नाउ दिस इज नॉट ROUA, नाउ दिस इज PPE। ऐसा? अब बताएं सर, उसके बाद क्या हुआ सर? मैं इसको चलाता रहा, अज्यूम करो सर एक डिस्पेंडिंग लायबिलिटी भी है। जब हम गाड़ी कंप्लीट करके खत्म करेंगे तो हमें उसको एक जंक यार्ड पे जाके छोड़ के आना है, इसको हमने डंप करना है। इन्वायरमेंटल को रेगुलेशन है कि खड़ी पुरानी गाड़ी आपने रखनी नहीं अपने पास, जाके उसको जला देना है, पता नहीं कुछ करना है, लेकिन डिस्पेंडिंग लायबिलिटी भी हमारे सर पे आएगी। ऐसा? अब बताओ, अगर मैं आपसे फेजेस पूछूं, इंसेप्शन, एग्रीमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट जिस दिन एसेट हैंडओवर हुआ, फिर लीज टर्म, पूरा लीज टर्म पूरे 5 साल, फिर एसेट परचेज हुआ, परचेज होने के बाद हमने उसको, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हुई तो उसको जाके डंप भी कर दिया, डिसमेंटल भी कर दिया, डन। मुझे बताओ, आपको नहीं लगता लेसी थ्रू आउट टाइम पैसे पे कर रहा होगा? क्या पे कर रहा होगा? पैसे पे कर रहा होगा। थ्रू आउट टाइम क्या पे कर रहा होगा? पैसे पे कर रहा होगा। बताओ, लेसी ने इंसेप्शन डेट पे कोई पैसा पे किया होगा? सर सुनो सर, बाजों का जैसे आप इंसेप्शन डेट पे एग्रीमेंट करते हो ना, आपसे लेसर कहता है काम करो, जरा एक टोकन अमाउंट पे कर दो। दिस इज नॉट डाउन पेमेंट, दिस इज नॉट डाउन पेमेंट एट ऑल। वो आपसे क्या करता है सर, को 1-2% जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है वो प्री कमिटमेंट ले लेता है। से 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो उनसे 50,000 रुपए ले लेगा कि यार वो पैसे दे दो, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने, या तुम पैसे दे दो, प्री कमिटमेंट पेमेंट है ये। क्या जनाब, किसको पे कर रहे हो ये? लेसर को। किसको? तो पेपर में पूछ सकता है प्री कमेंसमेंट पेमेंट लेसर को पे करना है हमने, सर। फिर कमेंसमेंट डेट पे क्या पे करते हो? वेरी गुड सर, डाउन पेमेंट। फिर कमेंसमेंट डेट के आगे, कमेंसमेंट डेट पे एक और चीज मैं पे करता हूँ। क्या चीज? IDC। किसको पे करता हूँ? नहीं नहीं, ब्रोकर्स को देता हूं मैं, और लोगों को देता हूं। IDC कभी भी लेसर को पे नहीं होती, थर्ड पार्टी को पे होती है। किसको पे होती है? प्री कमेंसमेंट पेमेंट लेसर को, डाउन पेमेंट लेसर को, IDC थर्ड पार्टी को, IDC थर्ड पार्टी को, ये दोनों पेमेंट्स लेसर को। फर्क है दोनों में, जो लेसर को पेमेंट करोगे इसका ट्रीटमेंट अलग है, जो थर्ड पार्टी को करोगे इसका ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है जी। फिर सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बाज़ औक़ात सर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसकी इंस्टॉलेशन करना पड़ती है। आपने गाड़ी ली तो उसको सर आपने जरा अच्छी चीजें टेप वेप लगाना है सर, उसके अंदर आपने उसकी सर विंड स्क्रीन पे जो है वो चीजें लगानी है, माशाल्लाह लिखवाना है, ये सारी चीजें क्या है सर? इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये किसको पे करोगे? थर्ड पार्टी को। कितनी पेमेंट्स आ चुकी है? 4। 2 किसको पे की है? लेसर को। 2 किसको पे की है? थर्ड पार्टी को। पहली पेमेंट प्री कमेंसमेंट पेमेंट लेसर को, सर डाउन पेमेंट लेसर को, IDC थर्ड पार्टी को, सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट थर्ड पार्टी को। अब तक 4 पैसे पे कर चुके हो। ऐसा? अकाउंटिंग किस दिन से शुरू कर रहे हो? इसका मतलब है कमेंसमेंट डेट तक पहुंचते पहुंचते इतने पैसे हो चुके। ऐसा? कमेंसमेंट डेट पे मैं खड़ा हूं शाम को, तो इतने पैसे तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। ऐसा? कमेंसमेंट डेट के आगे क्या होगा सर? ये सारे टेन्योर में मैं रेंटल्स पे करूंगा। ऐसा? रेंटल्स पे करूंगा किसको? लेसर को। एंड में जब एसेट परचेज करूंगा तो एक्साइज प्राइस पे करूंगा परचेज ऑप्शन की। किसको? लेसर को। ऐसा? कितनी पेमेंट्स हो गई? 6। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ, प्री कमेंसमेंट पेमेंट किसको पेगी? लेसर को। फिर डाउन पेमेंट किसको पेगी? लेसर को। IDC किसको पेगी? थर्ड पार्टी को। इंस्टॉलेशन कॉस्ट किसको पेगी? थर्ड पार्टी को। लीज रेंटल्स किसको पे की? लेसर को। सर एक्साइज प्राइस किसको पेगी? लेसर को। फिर इसके बाद सर हमने जाके एंड पे आके एक और खर्चा किया, वो हमने पे किया सर डिस्मेंटलिंग कॉस्ट। ऐसा? अब बताओ सर टोटल कितने खर्चे कर चुके? 7 खर्चे, जिसमें से हमने लेसर को कितने दिए? प्री कमेंसमेंट पेमेंट, डाउन पेमेंट, रेंटल और एक्साइज प्राइस। फिर 3 हमने पे किए किसको? थर्ड पार्टी को। सुनो, लेसर को जितनी पेमेंट कर रहे हो, कब? कमेंसमेंट डेट के बाद। कब? देखो वो कितने, कौन कौन सी? रेंटल और एसेट परचेज करने की वैल्यू, यही है। 2 चीजें पे कर रहे हो कमेंसमेंट के बाद। कमेंसमेंट तक क्या पे कर चुके हो? अच्छा मुझे बताओ, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो जो बाद में पे कर। कमेंसमेंट डेट पे तुम पहली दफा अकाउंटिंग कर रहे हो,
तो बताओ वो जो कमेंसमेंट डेट के बाद पे करने वो मेरी लायबिलिटी है, वो जो कमेंसमेंट डेट के बाद पे करने हैं वो क्या है मेरी। तो बताओ एक लेसी लेसर को कमेंसमेंट डेट के बाद क्या क्या पे करता हुआ नजर आ रहा है, दो चीजें, कौन कौन सी, रेंटल्स और सर एक्साइज प्राइस। ये दो चीजें हम किसको पे कर रहे हैं, ये दो चीजें हम किसको पे कर रहे हैं, लेसर को पे कर रहे हैं। ये दो चीजें हम किसको पे कर रहे हैं, लेसर को पे कर रहे हैं। ऐसा सर वो भी तो हम पे कर रहे हैं किसी को, सर वो हम थर्ड पार्टी को पे कर रहे हैं, लेसर को पे नहीं कर रहे। ऐसा याद रखना सर, इन दो लायबिलिटीज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आफ्टर कमेंसमेंट डेट, ये लीज लायबिलिटी कहलाती है, लेकिन इसके अंदर ये शामिल नहीं है। ऐसा अब बताओ अगर लीज लायबिलिटी निकालनी हो तो मैं क्या करूं, इन 7 पेमेंट्स में से लीज लायबिलिटी का मतलब क्या है, कितनी इसमें लीज लायबिलिटी में आएगी, प्री कमेंसमेंट पेमेंट लीज लायबिलिटी में आएगी, नहीं। सर डाउन पेमेंट लीज लायबिलिटी में आएगी, नहीं। सर आईडीसी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये लेसर को पे नहीं हो रहा। सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेसर को पे नहीं हो रहा। सर रेंटल्स, हाँ ये आएगा, ये कमेंसमेंट डेट के बाद पे हो रहा है। सर फिर उसके बाद एक्साइज प्राइस कमेंसमेंट डेट के बाद पे हो रहा है। सर ये दोनों आएगी लीज लायबिलिटी में, लेकिन याद रखना वो जो डिसमेंटलिंग लायबिलिटी है वो लीज लायबिलिटी में नहीं आएगी। ऐसा सर लेकिन अगर ना परचेस करे तो ना करे, वो वैल्यू नहीं आएगी लीज लायबिलिटी में। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं 7 पेमेंट्स में से लीज लायबिलिटी में कितनी आएंगी, लीज लायबिलिटी में कितनी आएंगी, दो, कौन सी, ओनली रेंटल्स एंड पेमेंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, बस ओनली रेंटल्स एंड पेमेंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, बस। सर बाकी की सारी पेमेंट्स सर वो लीज लायबिलिटी में नहीं आएंगी। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, आपने इस एसेट को खरीदने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कितने जतन झेले, प्री कमेंसमेंट पेमेंट की, सर आपने डाउन पेमेंट की, सर आपने आईडीसी पे किया, सर आपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे किया, सर आपने रेंटल पे किए, आपने एक्साइज प्राइस पे की, आपने एंड पे डिसमेंटलिंग लायबिलिटी भी पे की, खर्चा तो इतना सारा हुआ ना, बिल्कुल पे कर रहे हैं। लेकिन कमेंसमेंट डेट के बाद से जो अमाउंट आएगी वो लीज लायबिलिटी में आएगी, क्लियरली स्टैंडर्ड में लिखा हुआ। ठीक है जी, अब बताएं सर, डाउन पेमेंट डे 1 पे हो गए ना, उसकी लायबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बताओ सर 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 मुझे बताओ लेसर ने कितने पैसे टोटल पे किए इस एसेट को खरीदने के लिए, 7, जिसमें से 2 आपने डाल दिए किसमें, लीज लायबिलिटी में। किसमें, एक और लायबिलिटी आएगी, कौन सी, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी। सर बाकी सर कुछ हमने कैश में पे किए, कमेंसमेंट डेट तक हमने कुछ खर्चा कैश में किया है, प्री कमेंसमेंट पेमेंट हो चुका है, डाउन पेमेंट हो चुका है, आईडीसी हो चुका है, इंस्टॉलेशन हो चुका है। सर ये हमने कैश में पे किया है, 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 ये पेबल है, ये पेबल है, ये भी पेबल है। इसमें से कितने लीज लायबिलिटी में जा रहे हैं, 2, कौन कौन से, लीज रेंटल और एक्साइज प्राइस, ये अलग से पेबल में जा रहा है, ये चारों ये कैश में जा रहे हैं। मुझे 7 खर्चों में से सिर्फ 2 ऐसे जो लीज लायबिलिटी में पेबल के तौर पे जा रहे हैं, एक जो है डिसमेंटलिंग लायबिलिटी का प्रोविजन जा रहा है, बाकी 4 हमने पेमेंट्स किए कैश में। सर ये जितने पैसे भी आपने पे किया ना, चाहे थर्ड पार्टी को, चाहे कैश में, चाहे पेबल है, ये सब मिला के आरओयू में जाएंगे, ये सब मिला के किसमें जाएंगे, आरओयू में जाएंगे, ये सब मिला के किसमें जाएंगे। इसका मतलब है आरओयू में जितना खर्चा है सब आएगा, क्योंकि हमने एसेट खरीदने के लिए सारा खर्चा किया है। आपने पीपी खरीदते हो ना, अमेरिका से पीपी उठाते हो, ट्रेन में डालते हो, शिप में डालते हो, यहाँ लेकर आते हो, रास्ते का किराया, सर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, कस्टम ड्यूटीज, ये टैक्स वो टैक्स, सारा क्या करते हो, एसेट में कैपिटलाइज करते हो। यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, एसेट में सारी चीजें कैपिटलाइज कर रहे हो। ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है मेरे बच्चों, ये बात भेजे में बैठती है। अब अगर मैं तुमसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास डे 1 पे, कमेंसमेंट डेट पे मेरी बैलेंस शीट में 3 चीजें हैं, आरओयू है, लीज लायबिलिटी और डिसमेंटलिंग लायबिलिटी, आरओयू है, लीज लायबिलिटी और डिसमेंटलिंग लायबिलिटी। मैंने आपसे कहा था जब ये स्लाइड खत्म होगी आपको लेसी की पूरी अकाउंटिंग समझ आ जाएगी, डाउन पेमेंट की एंट्री बनेगी, आरओयू, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो कैश एक ऐसी चीज है जो हर एंट्री में आ रहा होता है ना, उसको हम इग्नोर करते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज कौन सी आ रही है जी, आरओयू वाली बात रिपीट करते हैं। देखो बेटा, जो खर्चा लेसर कर रहा है ना, सारा लेसी कर रहा है ना, सारा आरओयू हो जाएगा। अब बताओ इधर कितनी पार्टीज को लेसी पे कर रहा है, 2 पार्टीज को। किन 2 पार्टीज को, एक लेसर है, दूसरा थर्ड पार्टी है। अब बताओ कोई पूछे लीज लायबिलिटी क्या होती है, मैं क्या जवाब दूं, वो पेमेंट जो लेसर को की गई है कमेंसमेंट डेट के बाद, वो पेमेंट जो लेसर को की जानी है कमेंसमेंट डेट के बाद।
आरओयू में क्या आएगा? वो पेमेंट जो थ्रू आउट लाइफ हमने चाहे थर्ड पार्टी को की है चाहे लेसर को की है, सर वो सब आएगा किसमें? आरओयू में। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? ये कॉपी कर लो, शाबाश, ये कॉपी कर लो। अब देखो ये शेड्यूल तुम्हारे सामने रहना चाहिए, ये डिसाइड करने में कि मैं क्या चीज लीज लायबिलिटी में डालूं और क्या चीज ना डालूं, क्या चीज आरओयू में डालूं क्या ना डालूं। इसके बाहर किसी का बाप भी आपसे नहीं पूछ सकता, ठीक है जी। लीज इंसेंटिव्स बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ, बता रहा हूं, सिर्फ इसको कॉपी मार लो। आरओयू में सब आएगा, दुनिया की हर एक पेमेंट जो लेसर कर रहा है। रेजिडुअल वैल्यू को भी हम डिस्कस करते हैं बेटा, एक एक चीज खोल खोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, टेंशन नहीं लो। जी प्यारे बच्चों, बड़े स्टेप आगे बढ़े जी मेरे बच्चों। प्री कमेंसमेंट पेमेंट, डाउन पेमेंट, ये दोनों भी लेसर को पे हो रही है, लीज लायबिलिटी में क्यों नहीं आ रही है? पे हो गई ना, लायबिलिटी का मतलब पेबल होता है भाई, पेबल थोड़ी है, ये पे हो गया, ठीक है जी। पेबल में सिर्फ क्या आएगा? रेंटल्स और सर एक्साइज प्राइस ऑफ बार्गेन परचेज ऑप्शन है, परचेज ऑप्शन। मैं बिल्कुल दूंगा बेटा स्लाइड्स। बेटा मैंने इंसेंटिव का मतलब अभी बताया ही नहीं है, इंसेंटिव का मतलब मैंने बताया ही नहीं है महत। मेरे बच्चों चीजें समझ आ रही हैं पक्का? बड़े एक स्टेप आगे, ये चार्ट अपने पास ऐसे कॉपी कर लो कि तुम्हें जिस टाइम पे भी ये डाउट हो कि लीज लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आएंगी, आरओयू में क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। और अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं आपकी रोज क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लिया करूंगा, ठीक है ना? ठीक है ना, कोई बुरा नहीं मानना इसको, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी एक दफा पढ़ चुके हो और मेरे जिम्मे थोड़ा ज्यादा काम है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है टाइम। और कोई आर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी रोज का रोना। पेपर बेटा आपको आकाश पढ़ाए और थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूं तो पास नहीं हो नहीं सकता यानी जी। फिर आपकी कोई अपनी चवल होगी इंशाल्लाह। लीस्ट टर्म में ऑप्शन ये सारा आ रहा है, सारा आ रहा है मेरा बच्चा, सारा आ रहा है। चलो हम आगे जा रहे हैं। योर ऑनर, मैंने कहा भाई पार्टी इन लीज कॉन्ट्रैक्ट, लेसी के अलावा लेसर और थर्ड पार्टी हम सबको बताइए, ठीक है जी। नहीं नहीं इंशाल्लाह तब इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखो मैंने क्या लिखा, ऑल पेमेंट्स मेड टू लेसर आफ्टर द लीज कमेंसमेंट शेल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू लीज लायबिलिटी, ठीक है जी। फिर मैंने लिखा भैया ऑल पेमेंट्स मेड टू लेसर एंड थर्ड पार्टीज आइदर बिफोर और एट और आफ्टर लीज कमेंसमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन आरओयू। ये तो मतलब दिमाग में बैठ गया ना हमारे, हैं? थर्ड पार्टीज वो होती है जो ब्रोकर है, जो हमें आईडीसी का हिसाब किताब दे रहा है। टोटल 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 मैंने बताया कि यार लेसर को आपने जो पेमेंट देनी है वो भी कमेंसमेंट डेट के बाद वो किस में आएगी? वो लीज लायबिलिटी में आएगी। बाकी दोनों को आपने जो पैसे पे करने बिफोर, एट और आफ्टर, ये सारे आरओयू में जाएंगे। डन। आईडीसी विद रिस्पेक्ट टू लेसर रेंटल से कवर हो जाएगा बिल्कुल, हम सिर्फ इस वक्त बात कर रहे हैं जो लेसी ने आईडीसी पे किया। जनाब बढ़े आगे, बढ़े आगे। मेरे बच्चों में अभी तक एक भी प्रैक्टिकल सवाल पे नहीं आया। भाई चलो एक ये मैंने छोटी समरी बनाई है ताकि आपको याद रहे सर।
मुझे बता, लेसर को अगर हम प्री कमेंसमेंट को पेमेंट करते हैं वो आरओयू में जाएगी? यस सर। सर अगर आफ्टर कमेंसमेंट को पेमेंट, यस सर। सर मेरे पास थर्ड पार्टी को अगर मैं को पेमेंट करता हूँ वो जाएगी सर। और सर थर्ड पार्टी को मैं आफ्टर कमेंसमेंट को पेमेंट करता हूँ तब भी वो जाएगी आरओयू। डन। सर अगर मैं लीज लायबिलिटी की बात करूं तो लेसर को प्री कमेंसमेंट पेमेंट नहीं सर, पोस्ट कमेंसमेंट पेमेंट यस सर। और सर थर्ड पार्टी को तो कभी भी लीज लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनती। ये चार्ट एटलीस्ट अपने पास कॉपी कर लो ताकि तुम लोगों को जो है वो समरी भी याद रहे। ये जहन में बिठा दिया मैंने, अब मैं सवाल पे जा रहा हूं, ठीक है। मैं 2 मिनट रुका हूं शाबाश। रोज में 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे कॉस्टिंग, 2 घंटे FAR2, 2 घंटे FAR1, ऑडिट 3 दिन और इंट्रो 3 दिन, बाकी 6 दिन है। एक दिन नहाएंगे भी तो सही है। जी मेरे बच्चों, बड़े मागे बढ़ जाएं, बढ़े, शायद रोज ही होगी। बढ़े। चलो जी सर, इस सवाल को मतलब ये आगे का एरिया पढ़ने से पहले मैं जा रहा हूं एक छोटे से सवाल पे, ठीक है। और ये सवाल तो आप लोग उठा के बाहर फेंक दोगे, ठीक है। रजिस्टर्ड पता है कितने? 250 से ऊपर है। लेकिन बगैरतों का क्या किया जा सकता है बेटा? नहीं चलो, मैं तो चलो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने आकाश से वो पढ़ा होगा, लीज पढ़ा होगा, वो शायद नहीं नहीं बैठे, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद कॉस्टिंग में भी यही हाल होता है। 250 बच्चे, 60 बच्चे बैठे होते हैं क्लास में। चलो जी, अचीव मामा, पहन लो पजामा। कोई 3 साल बाद मैं एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, नोटबुक ऐड कर रहा हूँ मैं। आकाश माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये कि प्रैक्टिस वो किसी लड़के से करवाए, मैंने उसको कहा कि मैं खुद ही करा देता हूँ। जी मेरे बच्चों, ना कर रहा है। चलो जी मेरे बच्चों, ये सवाल मेरे सामने है। सवाल आप लोग मुझे सॉल्व करके दोगे, आपके साथ साथ चलूंगा मैं। मुझे सबसे पहले एक चीज ये बताओ प्यारे बच्चों, एक सवाल में पूरी लेसी की अकाउंटिंग है, ठीक है। इसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लीज टर्म बढ़ाना है, कम करना है, एक ऑप्शन लाना है, दूसरा ले जाना है, गारंटी रेजिड वैल्यू लानी है, ले जानी है, इस तरह की चीजें देखनी है। लेकिन बेस हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये कह रहे जनाब, जुमेरा लिमिटेड लीज्ड एन एसेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। The company made a token as pre-commencement payment on the date 31 अक्टूबर 2016, 50,000। कौन सी पेमेंट है? प्री कमेंसमेंट पेमेंट, ऐसा नाम दे दूं उसको, प्री कमेंसमेंट पेमेंट, ऐसा किसको की गई है?
लेसर को की गई है। आरओयू में आएगा या लीज लायबिलिटी में आएगा? सिर्फ आरओयू में आएगा, लीज लायबिलिटी में नहीं आएगा। फिर द लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2017, कमेंसमेंट डेट आ गई। सर डाउन पेमेंट हमने पे की 1,20,000, आरओयू में आएगा, लीज लायबिलिटी में नहीं आएगा, ये डाउन पेमेंट आ गई। फिर एनुअल रेंटल 2 लाख रुपए होंगे और सर हमने हर साल के एंड पे पे करना है जी, ये आरओयू में भी आएगा और लीज लायबिलिटी में भी आएगा। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 12% है। इंटरेस्ट रेट पे हमने पूरी लंबी डिस्कशन करनी है, कब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट रेट लेते हैं, कब आईबीआर लेते हैं, सब हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। फिर द लीज टर्म इज अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है जी, 4 साल की लीज टर्म आ गई। एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज द लेसी हैज पेड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 40,000, किसको पे किया? थर्ड पार्टी को। लीज लायबिलिटी में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, किस में आएगा? आरओयू में आएगा। फिर द कंपनी इज गिवन अ लैपटॉप हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 30,000 एज एन इंसेंटिव एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज, ठीक है जी। इसका क्या करना है? 2 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1.5 लाख रुपए, कब पे हो रहा है सर? एट कमेंसमेंट, ठीक है जी। इंस्टॉलेशन वाज अ वेरी स्मॉल प्रोसेस एंड द एसेट वाज रेडी फॉर यूज ऑन 1 जनवरी 2017। सर आरओयू में आएगा और लीज लायबिलिटी में भी आएगा? नहीं सर, सिर्फ आरओयू में आएगा। फिर सर द एसेट विल नीड टू बी डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एट एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख जी। सर आरओयू में आएगा, लीज लायबिलिटी में नहीं आएगा। अब सुनो जरा गौर से दोस्त, इसका मतलब है मुझे डे 1 पे 2 चीजें कैलकुलेट करनी है सिर्फ। कौन कौन सी? लीज लायबिलिटी और आरओयू है। बताओ, ये मेरा सर कमेंसमेंट है, ये मेरा प्री कमेंसमेंट है और ये आफ्टर कमेंसमेंट। डन। मुझे लीज लायबिलिटी में कौन सी पेमेंट्स डालनी है? आफ्टर कमेंसमेंट। किसको पे कर रहा हूं मैं? अच्छा, मुझे आओ ऊपर से बताओ क्या क्या मैं डालूं। ये डालूं मैं? ये डालूं? नहीं सर। फिर डाउन पेमेंट? नहीं सर। फिर रेंटल्स? रेंटल तो सर आगे पे होने, आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर आए किस डेट पे? कमेंसमेंट डेट पे। किस डेट पे? कमेंसमेंट डेट पे। तो मैं पहला काम कर रहा हूं, रेंटल्स एंड में लिखा हुआ उर्दू जुबान में लिखा हुआ एट दी एंड, ठीक है। अच्छा, रेंटल है कितने का? कैश फ्लोस कितने? रेंटल के कैश फ्लोस कितने? 2 लाख। देखो मैं काम करूंगा, फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, एग्जामिनर को बता को फॉर्मूला आता है। मैं काम करूंगा, कैश फ्लोस रखूंगा, डिस्काउंट फैक्टर रखूंगा और मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। ये डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा? हाँ, ये एक सवाल है। 1 माइनस 1 प्लस कितने परसेंट? रेट क्या है हमारे पास? 12% मेरे बच्चों, 12% रेस टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 12%। ये जो 4 है ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है या नंबर ऑफ रेंटल्स है? ये नंबर ऑफ रेंटल्स है, याद रखना है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। ये नंबर ऑफ रेंटल्स है, नंबर ऑफ रेंटल्स है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। क्या आ रहा है बताओ डिस्काउंट फैक्टर मेरे बच्चों? ना ना ना, अभी आएगा आगे। रेंटल्स आप दे रहे होंगे 4, नहीं मैं तो इसे खाने के लिए क्या ना, आइंदा के बाद नहीं लिखूंगा जी। कितना आ रहा है सर डिस्काउंट फैक्टर? 3.03 बेटा, बोर्ड पे 3.037 पक्का। प्रेजेंट वैल्यू 607 मगरक करो 470 कर दो। ये आ गए हमारे पास क्या चीज? लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी। फिर लीज लायबिलिटी के बाद हम क्या निकाल रहे हैं? आरओयू है बेटा, बोर्ड पे, बेटा बोर्ड पर, बेटा बोर्ड पर। सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। बताओ आरओयू में प्री कमेंसमेंट पेमेंट्स गिनती करो, जो आ रहा है डब्बे में डालते जाओ। 50,000 रुपए। सर डाउन पेमेंट कितने भैया? डालते जाओ डब्बे में, डालते जाओ डालते जाओ। सर डाउन पेमेंट 1,20,000। फिर सर लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी कितने? 607,470। फिर मेरे बच्चों, फिर निकल गया। फिर सर ये इंटरेस्ट रेट का है। सर हमारे पास लीज टर्म है। फिर सर हमारे पास आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। हमने कहा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को भी आरओयू में डाल दो ताकि ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट हो जाए। फिर मेरे बच्चों, सर फिर इसको हम बाद में देखते हैं, अभी देखते हैं इसको। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितने की? 1.5 लाख की। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितने की? 1.5 लाख की मेरे बच्चों। फिर मेरे बच्चों उसके बाद सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये भी आगे जाके पड़ रही है।
इसकी भी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। आगे जाके पढ़ रही है 2.5 लाख रुपए की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट कितने की सर, 2.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% रेज़ टू पावर 4, क्या आ रहा है सर 158,880 पक्का। इतने सारे पैसे जब तुम पे करोगे तो तुम्हें एक नहीं दो एसेट मिलेंगे, एक नहीं दो एसेट मिलेंगे। वो कैसे, एक आपको आरओयू में मिलेगा, दूसरा आपको लैपटॉप भी मिलेगा बाबू, दूसरा आपको लैपटॉप भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, दूसरा लैपटॉप भी मिलेगा, ओके। कितना ही एडअप करो, कितना 1126,5 इतना सारा पैसा पे करने के बाद हमको मिलेंगे दो ही एसेट। जी जनाब, दो ही एसेट है। दूसरा एसेट क्या है, वो कह रहा है भैया द कंपनी इज गिवन, ये कंपनी को मिला एक लैपटॉप कितने के 30,000 रुपए का एज एन इंसेंटिव एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज। हमें लेसर ने कहा आओ जरा हवेली पे खुशबू लगा के और हमसे एसेट लीज पे लो, हम तुम्हें एक लैपटॉप देंगे। सर हमने लैपटॉप ले लिया, तो बताओ सर क्या इस लैपटॉप के लिए मैंने अलग से कोई पैसे दिए? नहीं सर, इन सारे पैसों में लैपटॉप के पैसे भी शामिल है। लेसर हमारे मामा का पुत्र नहीं है, हमने इतने सारे पैसों में हमें क्या मिला है, दो चीजें मिली है। क्या लैपटॉप को डे 1 पे इनकम में डाल दें? नहीं, गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। हमने असल में इतना सारा पैसा पे किया दो एसेट्स के लिए। तो एक काम करें, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें इसको, हैं दो हिस्सों में ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दें। बताओ लैपटॉप के कितने पैसे 30,000। अब मैं काम करूं 30,000 इसमें से माइनस करें, क्या बचा सर लैपटॉप कितना 10। अब मुझे एक बात बताओ, एक नशई ने कहा इसके दो हिस्से बनाए ना, माइनस क्यों कर रहे? अकल के अंदर दो हिस्से बनाऊंगा तो टेक्निकली माइनस ही होगा ना। मैं कह रहा हूं भैया इस 50 रुपए के दो हिस्से बना दो, आप कहोगे 25-25। मेहर भाई क्वेश्चन 4 ना, मैं देख लिया, मैं देख लिया, मैं अभी देख के आपको बताता हूँ, मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ जी, आगे 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 बताओ जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये बाकी पैसा किसके लिए यार ऐसा? अच्छा अब सुनो, इतना सारा पैसा जो तुमने पे किया है 50,000, 1,00,000, 20,000, 6,00,000, 7,000, 40,000, 1,50,000, 1,58,000, इसमें आपको मिला क्या? दो एसेट्स। तो पहले दोनों को कर दो डेबिट। क्या क्या? लैपटॉप और नहीं, लैपटॉप तो आपको मिल गया ना पूरा पूरा। क्या जी नेट आरओयू क्या होता है? इंसेंटिव माइनस किया तो वही तो आरओयू बचा, ठीक है जी। असल में तो आरओयू यही है ना, नेट वेट थोड़ी है कोई, है इंसेंटिव। भाई मैंने इतने सारे पैसे दिए किन चीजों के लिए? दो चीजों के लिए। अभी हमने मिसाल के तौर पर घर पर हमने टीवी खरीदा ना, अभी 2 लाख रुपए का हमने टीवी खरीदा, बड़ा सारा ना। तो उस टीवी के साथ हमें क्या मिला? एक पानी की बोतल गर्म जिसमें टेम्परेचर बताती है, एक पावर बैंक, ठीक है जी, उसके साथ एक डायरी, एक वॉलेट, नाम लिखा के उसने दे दिया। टीवी हमने खरीदा है, कोई TCL नाम का टीवी है, वो हमने खरीदा, पाकिस्तानी है ना, TCL हमने खरीदा। अब उसके अंदर इतनी सारी चीजें मिली। अब मुझे बताओ अगर कोई पूछे 2 लाख में क्या खरीदा, तो मैं क्या बोलूंगा? ये सब कुछ आया 2 लाख में, ठीक है जी। तो मुझे बताओ एक ये 1.12 मिलियन में सब कुछ आया। सब कुछ में क्या है? एक लैपटॉप है, दूसरा मेरे पास राइट ऑफ यूज एसेट है। अब सुनो, ये दो आ गए। अब बताओ ऊपर देखो, ऊपर इसमें से कितनी अमाउंट है जो कैश में पे हुई है? कमेंसमेंट के वक्त तक कैश में पे हुई है। ये कैश, ये कैश, IDC कैश,
इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैश, ये 4 चीजें कैश में। ऐड अप करो इन चारों को, ऐड अप करो, इन चारों को ऐड अप करो, 1 2 3 और 4, ऐड अप करो 3,60,000। ये मैंने कर दिया कैश क्रेडिट, कितने से? 3,60,000। पक्का? ना 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 ना, बाकी बताओ सर लीज लायबिलिटी कितनी है? कितने? 6,07,470। ये हमने अभी तक पे नहीं किया, बाद में पे करेंगे। और सर हमारे पास प्रोविजन और डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने का मेरे बच्चों? 1,58,880। ये कब पे करना है? मुस्तकबिल में, ठीक है जी। ऐसा अब बताओ मेरी बैलेंस शीट पे 4 चीजें ऐसी मौजूद हैं जिनका मैंने आगे 4 साल तक ख्याल रखना। वो 4 चीजें कौन सी है? एक लैपटॉप मौजूद है, इसको मैंने डेप्रिशिएट करना है। एक आरओए मौजूद है, इसको मैंने डेप्रिशिएट करना है। लीज लायबिलिटी, इसको मैंने पे करना है। और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, इसको मैंने पे करना है। ऐसा है। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों? अब बताओ सर, आइंदा के बाद अगर मुझे इतना लंबा चौड़ा पलंदा मिला सवाल का, मैं सबसे पहली चीज कैलकुलेट करूंगा लीज लायबिलिटी। फिर उसके बाद मैं उस लीज लायबिलिटी समेत जो सारे पैसे पे कर रहा हूं वो आरओए की कैलकुलेशन में डाल दूंगा। जो मैंने पैसे पे किए हैं उसके बदले मुझे 2 चीजें मिली है, एक इंसेंटिव मिला है और दूसरा आरओयू मिला है। इंसेंटिव अलग डेबिट, आरओयू अलग डेबिट। जो कैश में पे किया कैश क्रेडिट, जो पे करने हैं फ्यूचर में वो लीज लायबिलिटी और डिसमेंटलिंग कॉस्ट के प्रोविजन के तौर पर रिकॉर्ड। पक्का? ये कॉपी करना है तो कर लो। सर अदर देन लैपटॉप अगर इंसेंटिव प्रोवाइड होता, अदर देन लैपटॉप इंसेंटिव प्रोवाइड कैसे होता पता है? दुबई का रिटर्न टिकट मिल गया तो आप उसको डे 1 पे एक्सपेंस आउट कर देना, ठीक है जी। क्यों? आप दुबई घूम के आ गए तो आपने क्या करना है? सर एक्सपेंस डेबिट कर देना, इंसेंटिव एक्सपेंस डेबिट। सर फिर एक्सपेंस क्यों? बेटा लैपटॉप उठा के जो तुम इस्तेमाल करोगे वो ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट हो जाएगा। इंसेंटिव में हमेशा कोई ना कोई एसेट मिलेगा जिसका बेनिफिट आप इमीडिएटली भी ले सकते हो और ओवर द पीरियड भी ले सकते हो, ठीक है जी। 2 साल बाद आपको मिलेगा तो 2 साल बाद मिले, कोई टेंशन नहीं। प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेते, एसेट है ना, पैसे थोड़ी पे करने। मैं अगर आज पैसे दे दूं पीपी 2 साल बाद मिलेगा तो पीपी की प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी निकाल सकते जी। ऐसा लाजमी है कि लेसी लीज टर्म के बाद एसेट परचेज करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मनीष, बिल्कुल भी नहीं। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है जी। हाँ आ रहा सब आ रहा है। जीआरवी, यूजीआरवी, जीजीआरवी, एचजीआरवी सब आएगा। रुक जाओ। शाबाश 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 मेरे बच्चों, शाबाश। कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, शाबाश। सर अगर लेसी परचेज नहीं करेगा प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग कॉस्ट हमने क्यों बुक करनी है? ओ खुदा के बंदो, मैं एक एसेट खरीद के लेके आया, मैंने जमीन में गाड़ दिया। सर मैं लीज टर्म के बाद वापस करूंगा तो जमीन से निकाल के वापस करूंगा ना, तो निकालने की कॉस्ट डिस्पेंडिंग लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आएगी हैं? लेसर को बुलाएंगे, आप बेटा यार निकाल ले, हमने तो इस्तेमाल के लिए मांगा था, निकालोगे खुद तुम है? नहीं, आमतौर पे जब एसेट में इस्तेमाल करता हूँ यूज के बाद हम वापस करते हैं तो डिस्मेंटलिंग करके देते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं कि डिस्मेंटलिंग को जमीन में ही गाड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं, बाज़ औक़ात होता ये है कि हम किसी बंदे से एसेट लेकर आते हैं, अपने मेन प्लांट के अंदर उसको जो है प्लग इन कर देते हैं। फिर जब उसका लीज टर्म पूरा होता है तो अपने मेन प्लांट से उस एसेट को निकलवाने की कॉस्ट क्या होती है? डिस्पेंडिंग लायबिलिटी, ठीक है जी। एसी तो चलो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, एसी भी निकालना होगा तो वैसे थोड़ी बुलाएंगे बंदे को, नट वट खोलेगा निकाल के ले जाएगा। इस पे अगर वो 500-600 रुपए ले लेता है, ये डिस्पेंडिंग लायबिलिटी है, ठीक है जी। हमारे घर का वो टूट रहा था तो घर के सैन में पंखा लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये पंखा निकाल लो, तो जो मजदूर था कहता है नहीं ये साथ ही नीचे आएगा ना छत के। मैंने कहा जंगली के बच्चे, पंखा निकालने दे, साथ ही नीचे लाएगा तो टूट जाएगा ना। डिस्पेंडिंग लायबिलिटी है तो है। चलो जी बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। नो सर, कर लो शाबाश। आ देता हूँ मैं तुझे, रोज पराठा खिलाता हूँ खुद। नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं,
इसकी 4 से 6 कोई क्लास नहीं है। देखो बेटा, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, जितना चीजें बेनिफिट ले सकते हो ले लो, ठीक है। मैं कोई लॉन्ग रन के लिए FAR2 में नहीं आया, ठीक है ना। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना चीजें पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम्हें बहुत फायदा हो जाएगा। जितना बेनिफिट लेना है ले लो, मेरे टाइम नहीं होता। मैं गिने चुने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि दिन के 24 घंटे, ठीक है ना। 8 घंटे तो खैर नसीब वालों को नींद मिलती है, लेकिन ये कि मेरे पास टाइम नहीं होता। और चले जी, बढ़े हम आगे दोस्त। ये हमारा अभी स्टार्ट है, हम पहली क्लास में एक सवाल कर रहे हैं जिसमें हमने लेसी की ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजों को कवर कर दिया। डन। अच्छा जी, अब मुझे बताओ आगे क्या होगा। आगे आगे क्या होगा? आगे होगा सर लैपटॉप डेप्रिशिएट, ROU डेप्रिशिएट, फिर लीज लायबिलिटी डेप्रिशिएट। नहीं सर, क्या हो गया? पे होगी। और चलो अब सुनो सुनो, एक एक करके हम पिक करते हैं, एक एक करके हम पिक करते हैं, एक एक करके। ये सर मेरे पास ईयर जीरो। ईयर जीरो का मतलब क्या होगा? कमेंसमेंट डेट। याद रखना, हम कमेंसमेंट डेट से पहले टेक्निकली को अकाउंटिंग नहीं करते। एक शायद हमने एंट्री पास की होती है, जो प्री कमेंसमेंट पेमेंट की होती है, वो हम डेबिट कर देते हैं, प्री कमेंसमेंट पेमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। और फिर इधर आके कैश की जगह हम प्री कमेंसमेंट पेमेंट का वर्ड क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैंने निकाल दिया शॉर्टकट में, कैश में क्रेडिट कर दिया उसको। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ROUA को पकड़ो। बताओ पहले साल के एंड पे ROUA डेप्रिशिएट होगा कितना? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अपने आप से एक चीज पूछो, क्या ये एसेट लीज टर्म के बाद हमारे पास रहेगा? जवाब आता है नहीं, तो उसको किस पे डेप्रिशिएट कर दो? लीज टर्म पे डेप्रिशिएट कर दो, कहानी खत्म। डिवाइड करो उसको 4 से, कितने से? 274 पक्का? 008 088। अच्छा कैसे आया ये? हमने इसको डिवाइड बाय 4 कर दिया। ऐसा आप चाहे अलाउंस क्रेडिट कर दो, चाहे ROUA डायरेक्ट क्रेडिट कर दो, तवाजी मर्जी आए, ठीक है जी। सेट हो गया। सर अगर लीज टर्म के बाद भी एसेट हमारे पास रहना होता, कोई जुगाड़ होती तो? नहीं, फिर हमने लीज फिर डेप्रिशिएट करने का नहीं, लाइफ पे नहीं करते। फिर हम देखते हैं विच एवर इज लोअर। पक्का? नहीं, हम अभी सीखेंगे इसको, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं लीज टर्म के बाद एसेट मेरे पास रहना ही नहीं है, तो फिर आपने उसको लाजमी डेप्रिशिएट करना है किसके ऊपर? लीज टर्म पे। लेकिन सर आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, बाज औकात एक एसेट की यूजफुल लाइफ कम होती है, लीज टर्म बड़ा होता है। हमने आगे आना है, एक एक चीज मैंने एक एक पे ना स्लाइड बनाएंगे, 70 स्लाइडें पूरी होगी, लीज खत्म होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप कभी हिलोगे नहीं उसको, ठीक है जी। अभी तीसरी स्लाइड पे हम अभी जी, बड़े हम आगे दोस्त। चले फिर उसके बाद सर मेरे पास पहले साल के एंड पे एक और धमाका, वो क्या है सर? सर मैं लैपटॉप को भी डेप्रिशिएट कर रहा हूं। अच्छा लैपटॉप के ऊपर रेजिड वैल्यू भी दी हुई है, ऊपर जाओगे ना तो नजर आएगी। कितनी? 4800। कह रहा इसकी लाइफ 4 साल है, लेकिन 4800 इसकी रेजिड वैल्यू है। तो ये छोटी छोटी चीजें देख के जाना सर। 30,000 माइनस 4800 डिवाइडेड बाय कितना? 4। कितना? तो मैं कर रहा हूं सर, अपने बाइंड्री पास कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 6300। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 6300। ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। चाहे डेप्रिसिएशन जो है वो लीज्ड एसेट का हो, चाहे डेप्रिसिएशन, याद रखना फाइनल अकाउंट्स का सवाल आया लास्ट टाइम 20 मार्क्स का, याद रखना दोनों एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। अनलेस के लीज्ड एसेट प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा हो, फिर ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाएगी, ठीक है जी। ऐसा जी। बहुत सारे अगर लैपटॉप भी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा हो तो फिर ये एक्सपेंस भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। चलिए इसके बाद सर लीज लायबिलिटी, बोर्ड में देखना दोस्त, लीज लायबिलिटी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल बनाऊं कैसे? ईयर ओपनिंग, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल और क्लोजिंग। भाई अगर आपने किसी और तरीके से शेड्यूल पढ़ा है, आप वो तरीका फॉलो कर लेना। मैं ये तरीका फॉलो करता हूं। जितने भी टीचर मार्केट में पढ़ा रहे हैं सब शेड्यूल बिल्कुल सही बनाते हैं, कोई गलत नहीं बनाता, ठीक है जी। कुछ लोग थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मेट बनाते हैं, कुछ मेरी तरह छोटा फॉर्मेट बनाते हैं, अप टू यू, ठीक है जी। सर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3,
ईयर 4 ओपनिंग बैलेंस कितना सर? लायबिलिटी का, लायबिलिटी जल्दी जल्दी इसको निकालो ताकि मेन एरिया पे आ जाए। 6,07,470। इंटरेस्ट कितने परसेंट से? 12%। कितना भाई? इतनी लायबिलिटी है मेरी, इतनी लायबिलिटी है, पे नहीं की पूरे साल, 1 रुपया पे नहीं किया, बढ़ जाएगी लायबिलिटी सूद की वजह से, बढ़ा दो। कितनी? 72। तो भाई इतनी सारी लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन हम 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं। बताओ बोरोवर और लेंडर के बीच में जब पेमेंट होती है पहले कौन सा क्लेम सेटल होता है? इंटरेस्ट का। पहले कौन सा क्लेम सेटल होगा? जब हम 2 लाख रुपए देंगे लेसर को, तो वो पहले किस चीज को सेट ऑफ करेगा? सूद को सेट ऑफ करेगा। बाकी प्रिंसिपल कितना देखो, बाकी 127,104। क्लोजिंग सर इतनी प्रिंसिपल था, इतना पे कर दिया हमने, 4803। अच्छा ये टेबल आगे चलता जाएगा, चलाते जाएं सर इसको। 480366। सर इंटरेस्ट सर 12%, 57,644। यार ये इंटरेस्ट पिछले साल के मुकाबले में कम क्यों हो गया? सर जैसे जैसे आप प्रिंसिपल पे करते जाओगे इंटरेस्ट का एक्सपेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आप बताओ प्रिंसिपल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? 3380 338010 पक्का सर? 338010। अभी और कम आएगा, 2040561। फिर सर क्लोजिंग 178,571। फिर 214। खत्म। सेट हो गया? अच्छा सुनो 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 सुनो, अब बताओ एक एंट्री में पास कर रहा हूं, लीज लायबिलिटी, एक ही एंट्री। बताओ कितने रुपए से मैं सूद का एक्सपेंस बुक करूं? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितना? 72,896। सर लेकिन मैंने ये सारा कैश में पे कर दिया। नहीं सर कैश में तो मैंने 2 लाख रुपए पे किए, तो बाकी क्या है? सर आप चाहो तो उसको 2 एंट्रीज में भी बना सकते हो। अगर किसी टीचर ने 2 एंट्रीज में बनाया वो भी सही है, एक एंट्री में बना दिया तब भी सही है जी। 127 ये हो गया। अब बताओ एक किस चीज की डब्बे से हो गया ना? ऊपर आगे की डबशेट कर दिया ना हमने। अब बताओ डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी का भी टेबल बनाएंगे हम, डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी का भी टेबल बनाएंगे हम। चले सर आप बताएं डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी का टेबल कैसे बनेगा? बड़ा आसान है, सिर्फ तीन कॉलम, ओपनिंग, इंटरेस्ट और क्लोजिंग, बस। सर 15 कितनी दफा 8 है? 8880। सूद लगाओ इस पे, सूद लगाओ 12% का। 29,19066 पक्का? बताओ क्या आ रहा है क्लोजिंग? 177। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, ये जो 177,946 है, जब मैं इस पर सूद का रेट लगाता हूं तो 213, ये बढ़ क्यों रहा है? यहां सूद बढ़ रहा है क्योंकि यहां पे नहीं कर रहे हो आप, यहां पे नहीं कर रहे हो, तभी तो लायबिलिटी पे सूद क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। कितना? 199, चलो सही, 199, 299, ये 300 की बात है। फिर 23916, चलो मेरा बच्चा शाबाश, जल्दी। फिर 223216 पक्का? फिर 2678। क्या यार चर्च पी के बैठा है क्या भाई? 7 ऐसा
2.5 लाख पूरे हो गए। अब बता सर एक ही एंट्री पास होगी डिस्पेंडिंग की, एक ही एंट्री, वो क्या है? कोई पेमेंट तो कर नहीं रहे हम, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 19066 और सर प्रोविजन बढ़ जाएगा कितने से? सर मैं डिस्क्लोजर में नहीं जा रहा, 2-3 चीजें करा दूं फिर इकट्ठे डिस्क्लोजर में जा रहा हूं, ठीक है? ये बात भेजे में बैठ गई। अब बता, सबसे पहले हमने सवाल में क्या किया? हमने सवाल में जितनी भी पेमेंट्स थी उसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। पोस्ट कमेंसमेंट पेमेंट्स टू लेसर वो हमने डाल दी लीज लायबिलिटी में, और प्री कमेंसमेंट पेमेंट्स टू थर्ड पार्टीज और लेसर, और पोस्ट कमेंसमेंट पेमेंट्स टू लेसर एंड थर्ड पार्टी वो हमने डाल दी आरओयूए में। लेकिन हमें पता चला कि आरओयूए में जो पैसे डले वो सिर्फ आरओयूए के नहीं है, लैपटॉप के भी है। तो लैपटॉप के पैसे मैंने साइड पे कर दिए, बाकी आरओयूए में डाल दिए। आरओयूए को भी मैंने डेप्रिशिएट किया लीज टर्म पे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि मेरे पास ये एसेट लीज टर्म के आगे नहीं रहेगा, ठीक है जी, और पूरा लीज टर्म मैं इसको इंशाल्लाह यूटिलाइज करूंगा। सर फिर दूसरा मेरे पास सर जो लैपटॉप था उसको मैंने डेप्रिशिएट कर दिया। ये दोनों मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। फिर सर मैंने लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट बुक किया। इंटरेस्ट लीज लायबिलिटी पे जो बुक हो रहा है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है जी। याद रखना, कभी वो कहते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बना के दे दो तो अजाब बन जाएगा तुम्हारे लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या डालोगे? सिर्फ दोनों डेप्रिसिएशन, इसका भी इंटरेस्ट और नीचे वाली का भी इंटरेस्ट, ये कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आएगा। ऐसा है सर, इसको आपने कॉपी करना है तो करें। मैं बढ़ रहा हूं सर लीज टर्म के डिटेल के अंदर। पीएनएल में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। इंटरेस्ट पीबीआईटी के बाद आएगा। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। एक्सट्रैक्ट बनाने वक्त ये लिहाज रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग दिखाने और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग दिखाने, ठीक है जी। अदरवाइज एक्सट्रैक्ट बनाने का फायदा क्या हो गया? आप उसको सारे एक्सपेंसेस मिला मिला के दे रहे हो। अगर प्लेट में सारा पड़ा, मछली भी इसमें, दूध भी इसमें, अंडा भी इसमें, बार बार तभी तो यहाँ बैठता है। अगर दूसरा एसेट नेक्स्ट ईयर मिला तो फिर किस करते, क्या मतलब? अगर दूसरा एसेट नेक्स्ट ईयर मिला क्या मतलब? अच्छा ये याद रखो, दूसरा एसेट नेक्स्ट ईयर मिलता तब भी हम यही ट्रीटमेंट करते, ठीक है जी। हम डेबिट क्या करते हैं पता, उसकी जगह डेबिट क्या करते हैं? नहीं क्या करते हैं बताओ सर? हम डेबिट क्या करते हैं? इंसेंटिव एसेट हमें पता है कि अगले साल मिलेगा, हम क्या करते? हम आज से ही अपने पास एंट्री पास कर लेते कि एडवांस अगेंस्ट इंसेंटिव एसेट, ठीक है जी। फिर जब इंसेंटिव एसेट रिसीव होता हम क्या करते? इंसेंटिव एसेट डेबिट और एडवांस क्रेडिट कर देते, ठीक है जी। 12,000 1,27,104 कैसे आया? देखो, आपने जो पहला रेंटल पे किया ना मेरा बच्चा, उसके अंदर एक पोर्शन था इंटरेस्ट का, दूसरा पोर्शन किसका है? प्रिंसिपल का। सेट रोहन, बड़े बेटा आ गया, बड़े पक्का तैयार हो? कॉपी कर लिया ये। अब मुझे एक ना बहुत ही वैसी डिस्कशन करनी है, मैं उसके लिए 2 मिनट दे रहा हूँ। कर लो कॉपी, कर लो बेटा, मैं बिल्कुल आगे नहीं जा रहा जब तक आप कॉपी नहीं कर रहे। शाबाश, देता हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ ना। पहले तो पानी पीऊंगा। चलो मेरे बच्चों, तैयार हो? तैयार हो? बताओ सबसे पहले हमने क्या किया? लीज लायबिलिटी निकाली, पोस्ट कमेंसमेंट पेमेंट टू लेसर,
चारों पेमेंट्स यहाँ डाल दी, आरओयू आ गया, आरओयू को 2 हिस्से बनाने, यानी जो पेमेंट टोटल करे उसके 2 हिस्से बनाए, लैपटॉप में डाल दिया, आरओयू में डाल दिया, लैपटॉप भी डेप्रिशिएट, आरओयू भी डेप्रिशिएट, लीज लायबिलिटी को पे करना है ओवर द पीरियड सूद समेत, और सर डिस्पेंडिंग लायबिलिटी को सूद बुक करते रहना है कब तक, आखिर तक। ऐसा मेरा सवाल ये, इस पूरे सवाल में आपको ये पता था कि लीज टर्म कितनी है, कितनी है, 4 साल। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कर लिया कॉपी, हाँ या ना में जवाब दो। सर मैं दोबारा आपको लेके जा रहा हूं कब्रिस्तान में। सुनो मेरे बच्चों, जिसने जितना ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दिया उसको उतना अच्छे तरीके से चीजें समझ आई, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। सर हमने पढ़ा था कि 4 की एलिमेंट्स है लीज कॉन्ट्रैक्ट के। एक लीज टर्म है सर हमारे पास, स्पेसिफिक एसेट है, राइट ऑफ यूज है और कंसिडरेशन है। इन चारों पे अब हमने करनी है जम के बहस, और एक एक पे बहस करता जाऊंगा, 2-2 सवाल कराता जाऊंगा, एक एक पे बहस करता जाऊंगा, 2-2 सवाल कराता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चों, लीज टर्म, लीज टर्म है क्या, कहां गायब हो गई मनुष्य है? सुने, लीज टर्म सर, लीज टर्म है एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड। कौन सा पीरियड? नॉन कैंसिलेबल पीरियड। सुनो सुनो सुनो, 10-12 एग्जांपल एक साथ एक एक करके दिमाग में बिठा लो। सर मैं मिसाल के तौर पर एक मकान किराए पे लेना चाहता हूं, मैं लसी हूं, मैं आता हूं से मिसाल के तौर पे फरूक के पास कि फरूक भाई मुझे एक मकान चाहिए किराए पे, आप मकान किराए पे देते हैं, मुझे मकान किराए पे देते। फरूक ने कहा भाई मकान किराए पे ऐसा है कि 11 महीने का अग्रीमेंट है, नॉन कैंसिलेबल। कौन सा? नॉन कैंसिलेबल। उसके बाद फिर आपकी मर्जी है कि आप मजीद इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं कर लेना, लेकिन 11 महीने का अग्रीमेंट है, नॉन कैंसिलेबल। सुनो, आप चाहें तो दूसरी दफा भी इसको एक्सटेंड कर लेना, तीसरी दफा भी कर लेना। मुझे बताओ नॉन कैंसिलेबल का मतलब क्या है? मिनिमम कितना? क्या इसको कैंसिल किया ही नहीं जा सकता? क्या मैं कभी भी इसको छोड़ नहीं सकता? नहीं सर, नॉन कैंसिलेबल का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप इसको कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। नॉन कैंसिलेबल का मतलब ये कि इसको कैंसिल करने पे सिग्निफिकेंट पेनल्टीज लगेगी, इसको कैंसिल करने पे सिग्निफिकेंट पेनल्टीज लगेंगी। नॉन कैंसिलेबल का हरगिज मतलब ये नहीं होता जैसे लोग कहते हैं बेटा दुनिया इधर की उधर हो जाए कैंसिल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जो दुनिया में इधर के उधर हो जाए तो कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल करोगे क्या देना पड़ेगी? पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर ह्यूज पेनल्टीज हैं तो मैं कहूंगा ये कौन सा पीरियड है? अच्छा सुनो, मैंने सर ये जगह ना किराए पे ली है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए किराए पे ली। मुझे मेरे ओनर ने ये कहा कि जब आपका दिल करे छोड़ के चले जाओ। क्या करो? जब आपका दिल करे छोड़ के चले जाओ, लेकिन जब भी छोड़ के जाओगे 3 महीने का नोटिस दे के जाओ। कितने महीने का? तो बताओ सर मैं लीज टर्म को 5 साल रखूं या 3 महीने रखूं? हाँ जी, देखो मुझे फिर एक बात बताओ, जिस पीरियड को मैं बगैर पेनल्टी के कैंसिल कर सकता हूं वो लीज टर्म में शामिल नहीं होगा। जिस पीरियड को मैं बगैर पेनल्टी के कैंसिल कर सकता हूं वो लीज पीरियड को नॉन कैंसिलेबल पीरियड में नहीं आएगा, वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड में नहीं आएगा। कोई मुझसे पूछे मैं कहूंगा भी लीज टर्म के 2 पार्ट्स है। एक पार्ट है नॉन कैंसिलेबल, कितने महीने का? 3 महीने का। बाकी का पार्ट क्या है? कैंसिलेबल पार्ट है। बाकी का पार्ट क्या है? अब बताओ क्या कैंसिलेबल पार्ट को लीज टर्म में कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमने आगे जाके देखना है। लीज टर्म का पहला पार्ट क्या है? नॉन कैंसिलेबल। नॉन कैंसिलेबल का मतलब जिसको कैंसिल करने पे पेनल्टीज लगे, भारी पेनल्टीज लगे। ऐसा स्टैंडर्ड कहता है भैया लीज टर्म में नॉन कैंसिलेबल के अलावा एक पार्ट और ऐड होता है जो है एक्सटेंशन पीरियड। कौन सा पीरियड? अब सुनो मैं आपसे क्या कह रहा हूं भैया उदय, एक एसेट में आपको लीज पे दे रहा हूं, मैं लेसर हूं, जैसे मैं आपसे लीज पे ले रहा हूं, मैं लेसी हूं। आपने कहा लीज टर्म में 5 साल, चाहो तो 3 साल और इस्तेमाल कर लेना 5 साल के बाद। अच्छा मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको पूरे 8 साल इस्तेमाल करूं, तो बताओ मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा लीज टर्म के 2 हिस्से, एक हिस्सा नॉन कैंसिलेबल पार्ट कितने का? 5 साल का, दूसरा हिस्सा और एक्सटेंडेड वाले को कब लीज टर्म में ऐड करोगे? जब मैं रीजनेबली सर्टन होऊंगा कि मैं ये काम करूंगा तो मैं ऐड करूंगा, अदरवाइज लीज टर्म सिर्फ क्या होगी? नॉन कैंसिलेबल पीरियड, ऐसा 5 साल। अब बताओ सर कब एक्सटेंशन पीरियड को आप ऐड करते हो? जब सर लेसी इज रीजनेबली सर्टन। अच्छा लेसी क्या करेगा? सिक्का उछालेगा और नीचे आएगा अच्छा रीजनेबली सर्टन हूं या नहीं। ना ना ना, अभी हमने देखना है, ठीक है।
एक लिस्ट अभी हम देखेंगे जो हमें बताएगा कि हम रीजनेबली सर्टेन है या नहीं। अच्छा सर सुनो सुनो, लीज टर्म है 7 साल का। कितने का? 7 साल का। उदय ने मुझे एक एसेट दिया 7 साल के लिए लीज पे, और मुझे कहा 5 साल बाद अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, यानी अर्ली टर्मिनेशन क्लॉज। अब मैं चाहूं तो 5 साल इस्तेमाल करूं, मैं चाहूं तो बताओ सर इसमें से नॉन कैंसिलेबल पार्ट कौन सा है? 5 साल। जो पार्ट बाकी का है वो मेरे ऊपर है। अगर मैं टर्मिनेशन क्लॉज इस्तेमाल नहीं करूंगा तो 2 साल चला लूंगा, और अगर कर गया तो सर आई एम रीजनेबली सर्टेन कि मैं टर्मिनेशन क्लॉज इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो बताओ मेरे लीज टर्म कितना है? 7 साल। और अगर मेरा रीजनेबली सर्टेन है कि मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो 5 साल। ऐसा भाई मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर टर्मिनेशन क्लॉज लेसी एक्सरसाइज करेगा, उसका इरादा है, तो लीज टर्म छोटा हो जाएगा डे 1 पे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताओ पीरियड कवर्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, गौर से सुनो। एक लीज पीरियड है 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। लेसर ने कहा भाई आप चाहो तो 3 साल बाद छोड़ के चले जाओ, और लेसी ने कहा नहीं, हमने जिंदगी भर जो है वो साथ रहने का वादा किया, तो मैं 5 साल पूरे करके जाऊंगा। तो बताओ क्या लीज में टर्मिनेशन क्लॉज मौजूद है? मौजूद है ना? मौजूद है ना भाई। 5 साल की लीज में नशेई को कह रहे हैं कि 3 साल बाद चले जाना, ऐसे क्या देख रहे हो? मौजूद है ना। अब बताओ कि लेसी उसको क्या सोच रहा है कि मैं नहीं एक्सरसाइज करूंगा। तो बताओ सर अगर टर्मिनेशन क्लॉज मौजूद हो तो लीज टर्म बढ़ती कब है? जब लेसी ने उसको एक्सरसाइज ना करना हो। और मुझे बताओ सर एक्सटेंशन अगर ऑप्शन मौजूद है तो फिर लीज पीरियड कब बढ़ती है? कि सर लेसी इज रीजनेबली सर्टेन। ये क्या हो गया भाई? भाई मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों ऑनलाइन वालों? ये गायब हो गई थी क्या स्क्रीन? अच्छा चलो साथ साथ चल रहे। चलो जी फिर बताओ जी, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, गौर से सुनो, गौर सुनो, गौर सुनो, गौर सुनो। मैं अभी इसमें ऐसा घुमाऊंगा ना, 6-7 छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा जो कि मतलब सीधी सी आइटम के एग्जाम के सामने ऐसे पढ़ेंगे। बताओ लीज टर्म में नॉन कैंसिलेबल पीरियड आएगा? लाजमी आएगा। एक्सटेंशन पीरियड कब ऐड होगा? कब ऐड होगा? सर जब लेसी इज रीजनेबली सर्टेन के उससे ऑप्शन एक्सरसाइज करना। टर्मिनेशन का अगर क्लॉज मौजूद है तो कब वो माइनस नहीं होगा? नहीं होगा जब लेसी इज रीजनेबली सर्टेन के वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। ऐसा है? ऐसा है। अब सुनो, अब लेसी को कौन बताएगा कि तुम रीजनेबली सर्टेन हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के वास्ते नहीं रॉकेट चलाना है। वो टोटल तो पर अगर ढस छोड़ दिया, रुक जाओ। चलो मैं बताऊंगा। देखो ये वो आई है, चिट्ठी आई है बादशाह सलामत से। उन्होंने कहा भाई की कंसिडरेशन, सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द ऑप्शन। सुनो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि 5 साल की लीज है, रेंटल है 2 लाख, तुम चाहो तो 5 साल बाद 2 साल और इस्तेमाल कर लेना, रेंटल होगा 1.5 लाख है। एक बंदा मुझे कह रहा है भाई 5 साल के लिए 2 लाख रुपए महीने का रेंटल देना, साल का रेंटल देना, इसके बाद तुझे डिस्काउंट दे रहा हूं, मजीद 2 साल गुजार ले 1.5 लाख का रेंटल। तो एक बंदा जो मुंह से रोटी खाता है वो शायद ये सोचे कि यार 5 तो चलो 2 लाख में मिल रहे हैं, आगे का पीरियड सस्ता मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सटेंशन ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो सर वो क्या करेगा? टर्म्स ऑफ द कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑप्शन देख के क्या डिसाइड करेगा कि नहीं यार आई एम रीजनेबली सर्टेन दैट आई विल यूटिलाइज दिस डिस्काउंटेड पीरियड। ऐसा टर्मिनेशन वाले भी आते हैं। हम कहते हैं भैया टर्मिनेशन क्लॉज है, 5 साल की लीज है, ठीक है, 8 साल की लीज है, चाहो तो 6 साल पे छोड़ देना। छोड़ोगे ना तो पेनल्टी चार्ज करूंगा, छोड़ोगे ना तो टर्मिनेशन फी लूंगा तुमसे, छोड़ोगे ना तो दूसरा एलएससी ढूंढ के देना पड़ेगा, उस पर जो लॉसेज आएंगे तुम भरोगे। अब बताओ सर वो बंदा, अब मैं क्या सोचूं? बड़ी मजबूरी होगी तो छोड़ूंगा, अदरवाइज नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे बताओ क्या ऑप्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको इस चीज की इंडिकेशन दे रही है कि बंदा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, मैं जाता हूं सर हबीब बैंक की एक ब्रांच पे ऑडिट करने के लिए, और तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हबीब बैंक की एक ब्रांच पे ऑडिट करने गया, उधर मैंने देखा भाई ये जबरदस्त किस्म के एसी लगे हुए, दीवारों में जो है वो
सेंट्रल एसी लगा हुआ है जबरदस्त। मैंने यूबीएल की ब्रांच वालों से पूछा कि ये एसी आपके? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ये सारा सेटअप फर्नीचर आपका है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपने जो इतने बड़े बड़े नट बोल्ट दीवार में घुसेड़े हुए ये आपके? उसने कहा भाई तू क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा क्योंकि आपका लीज एग्रीमेंट कह रहा है 11 महीने की लीज है, ठीक है जी, और इसके बाद लीज एक्सटेंड हो सकती है मजीद 1 साल, लीज एक्सटेंड हो सकती है मजीद 1 साल, लीज एक्सटेंड हो सकती है मजीद 1 साल। आप कह रहे हो मैं ये लीज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं अर्ली छोड़ दूंगा। मुझे तो नहीं लग रहा, इतने बड़े बड़े जो तुमने अंदर चीजें डाली हुई हैं, तुम्हें क्या लगता है 11 महीने बाद तुम निकाल के चले जाओगे यहाँ से? मुझे नहीं लग रहा। अब बताओ जो जो इंप्रूवमेंट्स हुई हुई एसेट के ऊपर, वो बाज़ औक़ात इंडिकेट कर रही होती है कि ये बंदा एक्सटेंशन ऑप्शन जरूर एक्सरसाइज करेगा, ठीक है जी। जो इंप्रूवमेंट्स होती है एसेट के ऊपर, वो बाज़ औक़ात ये बता रहा होता है कि यार ये बंदा ऑप्शन एक्सरसाइज जरूर करेगा। अब मुझे एक बात बताएं, मेरे पास सेकंड पार्ट क्या है सर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स। आपने कोई चीज एसेट खरीद ली और उसके ऊपर आपने क्या किया, इंप्रूवमेंट करवा दी, तो इट इंडिकेट्स कि आप अर्ली नहीं भागोगे, आप शायद एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करो, ठीक है जी। सर कॉस्ट ऑफ टर्मिनेटिंग लीज, अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन पे जाओगे मतलब अर्ली एग्जिट पे जाओगे, जाओ तो सही, बम्बू दूंगा तुम्हें, पेनल्टी लूंगा तुमसे। हाँ नहीं, अब देखो नॉन कैंसिलेबल पे एक पेनल्टी है, एक अमाउंट, बाज़ औक़ात पेनल्टी अमाउंट में नहीं होती है, बाज़ औक़ात तो आपको कहता है दूसरा लेसी ढूंढ के लेके आओ, ठीक है, ख्वारी होती है उसकी कोई डायरेक्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। तो सर फिर हम आम हालात में कहते हैं कि यार इतनी ख्वारी पालने से बेहतर है ये बच्चा ही पाल लो, ऐसा। फिर सर इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हमारी बिल्डिंग में जो जनरेटर नीचे पड़ा हुआ है ना, ये लीज का है, पिछले 8 साल से चल रहा है। कितने साल से? 8 साल से यही एसेट चल रहा है। बीच में हमने क्या किया कि एक बड़ा जनरेटर ले लिया, कोई 2 साल बाद की बात है जब एआरटीटी शुरू हुआ था, उसके 2 साल बाद इन्होंने नया जनरेटर ले लिया था, मंगवा लिया था लीज पे। अब बताओ मेरे लिए एसेट इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरी यहाँ डेली क्लासेस होती है, आई एम इन नो पोजिशन कि मैं इसको निकालूं और दूसरा लीज एसेट आने में 1 महीना लग जाए। तो बताओ क्या मैं अर्ली टर्मिनेशन क्लॉज एक्सरसाइज करूंगा? नहीं। क्या मैं एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? हाँ डेफिनेटली हाँ। तो सर मेरे इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट इंडिकेट कर रहा है। अब बताओ इसमें अगर एग्जाम में एक भी इंडिकेटर नजर आ जाए ना और आपको एग्जामिनर खामोश रहे, तो आपने क्या करना है, खुद से ये एज्यूम कर लेना है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, ऐसा। तो बताओ पहली कंडीशन क्या है, टर्म्स अगर फेवरेबल हो तो बंदा एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, टर्म्स अगर अनफेवरेबल है तो टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है जी। सर मैंने एसेट के ऊपर बहुत सारी गुलकारी करा दी है, खर्चा कर दिया है, सीधी सी बात है मैं छोटी लीज टर्म के बाद ये वापस नहीं करूंगा, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, और अगर टर्मिनेशन है तो नहीं करूंगा। इसी तरह सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ टर्मिनेटिंग लीज है, अर्ली एग्जिट पे सर बाद औक़ात पेनल्टी होगी, ठीक है, कोई नया लेसी ढूंढ के लाना होगा, ठीक है जी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट, डिसरप्शन कितनी आ सकती है, ये मेरे लिए मैटर करता है, ऐसा। अब बताओ अगर पेपर में ये ना लिखा हो कि एक्सटेंशन ऑप्शन डालना है या नहीं डालना है, आप खुद पिक कर लोगे? पिक कर लोगे पक्का? चलो जी इसको कॉपी करना तो कर लो, शाबाश 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 शाबाश। हाँ क्या गलती है, क्या चीज है? अंग्रेज जब यहां से जाते हैं ना टट्टी कर दी थी, और अब मैं बोलूंगा नहीं कि आगे क्या हुआ, ठीक है। पार्ट भी दोबारा बता दिया बेटा मैंने, शायन क्लियर है? हाँ मेरे बच्चों बड़े हम आगे। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, तुम लोगों ने लीज एक रीजनेबल हद तक पढ़ा हुआ होगा, मैं आपको वो छोटी से छोटी गलती और वो मसले जो आप पेपर में करके आते हो ना, उससे आपको बचाने वाले हैं, ठीक है, पक्का? बड़े हम आगे। अब बताओ, सुनो सवाल दे रहा हूं, सवाल 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 सवाल, पहले बताओ सवाल से पहले, एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द लेसी, अगर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द लेसी है तो लीज टर्म में इंक्लूड कर देना, और अगर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द लेसी है तो सर इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करने का वर्ड सही नहीं है, इंक्लूड ना करना, ठीक है। इसी तरह सर मेरे पास अर्ली टर्मिनेशन ऑप्शन, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये टर्मिनेशन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जल्दी खत्म करना, ये किसके पास हो सकता है? लेसर के पास भी हो सकता है, लेसर कहे मुझे मेरा एसेट वापस दो, खत्म,
एक पॉइंट आ जाए, लेसर का बस नहीं करना लीज, पैसे वापस, ये एसेट वापस करो, तो ना 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 ना, दो हो सकते हैं ना भाई। टर्मिनेट करने का ऑप्शन लेसी के पास भी हो सकता है और लेसर के पास भी हो सकता है। एक्सटेंशन का ऑप्शन सिर्फ लेसी के पास होता है, उसके गले में आप जबरदस्ती नहीं पहना सकते हो, वो खुद पहनेगा। गले से उतारना वो भी कर सकता है और लेसर भी कर सकता है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अर्ली टर्मिनेशन ऑप्शन अगर लेसी के पास है और लेसी इज रीजनेबली सर्टन कि वो ये टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो लीज टर्म को छोटा कर देना, ठीक है जी। और अगर लग रहा है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो लीज टर्म को छोटा नहीं करना। सर अगर लेसर के पास है तो, और लग रहा है कि लेसर इसको एक्सरसाइज कर लेगा, लग रहा है कि लेसर इसको एक्सरसाइज कर लेगा, वापस ले लेगा अपना एसेट, तो लीज टर्म को रिड्यूस कर देना। और अगर लग रहा है कि एसेट लेसर वापस नहीं लेगा, तब भी लीज टर्म को रिड्यूस कर देना, तब भी लीज टर्म को रिड्यूस कर देना, तब भी लीज। अभी मैं आपको आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में चीजें निकाल के दे रहा हूं जी। इसका मतलब है सर जब भी लेसर के पास ऑप्शन होगा ना, आप हमेशा ये अज्यूम करोगे कि लेसर अर्ली एग्जिट ही करेगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है चीज। मैं अपनी लीज लायबिलिटी में एक चीज डाल ही नहीं सकता जो मेरे कंट्रोल में ना, ठीक है ना, मेरे हाथ में ही नहीं है। मैं ये अज्यूम करूं कि वो बंदा ये काम नहीं करेगा, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा अज्यूम करूंगा कि एसेट चला जाएगा वापस, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बोले वो, तब भी नहीं करना। सवाल में लिखा हो कि लेसर ने आके माँ की कसम उठाई कि मेरे भाई मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं, मैं एसेट वापस नहीं लूंगा, आपने तब भी नहीं लेना। स्टैंडर्ड कहता है भाई लेसी अपनी अकाउंटिंग करता है अपने कंट्रोल के हिसाब से, जो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है उसको वो अकाउंट फॉर नहीं कर सकता। मैं अपने पास बिला वजह आरओई बढ़ा के दिखा दूं कि भाई मैं इंशाल्लाह ताला इसको 10 साल तक एक्सरसाइज करूंगा, नहीं। ये याद रखना बेटा, उसने वेरिएबल रेंटल्स पूछ लिए, ये रह गया बस, और अल्लाह की कसम ये चीज पूछेगा वो आगे जाके। इसकी वजह पता है कि किताब में लिखी हुई है चीज तुम्हारे, ऐसा ऐसा। अब बताओ सर अर्ली टर्मिनेशन ऑप्शन इग्नोर करेंगे। इग्नोर का मतलब ये कि हम अज्यूम करेंगे कि टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, छोटा लीज पीरियड लेंगे। सिर्फ एक ही केस में हम इग्नोर करेंगे टर्मिनेशन ऑप्शन को, जब वी आर रीजनेबली सर्टेन कि हम इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब हम लीज टर्म बड़ा लेंगे, ठीक है जी। लेसर के लिए एज डिमांड ऑफ एसेट इज हाई, नहीं मैटर नहीं करता भाई, हमने लेना ही नहीं। अब सुनो, आओ आओ बाबा, मेरा प्यारा बच्चा, चुन्नू मुन्नू बच्चा, प्यारा भाई, अब आओ जरा एक सवाल करके दो मुझे, एक सवाल करके दो, एक सवाल करके दो। ये सवाल आपके स्टडी टेक्स्ट से निकाला है, कहाँ गया सर? आ गया? अब आया? सर मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं, एक एक करके पढ़ रहा हूं। पहला सवाल, सर इसको थोड़ा बड़ा करें, ये आ गया। वो कह रहा है पहले केस में होता लीज टर्म कितनी होनी चाहिए? The lease is a non-cancelable. The lease term is a non-cancelable period of 3 years from commencement date. 3 साल तो पक्के हो गए. Which Sher Khan Limited has the option to extend for a further period of 2 years. Extension option क्या सोचे हम? लेसी एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? Sir, Sher Khan is reasonably certain that it will exercise the renewal option. 5 साल lease term, 5 साल lease term. Done. फिर the lease is a non-cancelable period of 3 years from the commencement date, after which Sher Khan then has the option to extend the lease term for a further period of 2 years. Sher Khan is reasonably certain that it will not exercise the option. कितने साल? 3 साल. The lease is for a period of 10 years, during which 7 years is a non-cancelable period. At the end of 7-year period, Sher Khan has the option to terminate the lease. Sher Khan is reasonably certain that it will exercise the termination option. 7 साल. The lease is for a period of 10 years. 7 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड। 7 साल के बाद हम शेर खान को कहेंगे कि तुम तलाक देना चाहो तो दे दो। शेर खान इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ऐसा। अब पढ़ो आखिरी और पांचवा। The lease is for a period of 10 years, during which first 7 years the non-cancelable period. At the end of 7-year period, both Sher Khan and Lesser has the option term. अब तो पक्का 7 साल। अच्छा आगे क्या लिखा है? शेर खान इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल नॉट एक्सरसाइज द लीज। नहीं सर, हमें अपना कंसर्न ही नहीं है,
हमने कितना रखना है इसको, 7 साल रखना है, ऐसा है, पक्का? पक्का जी, हम आगे बढ़े, पक्का इसको कॉपी करना है तो कर ले, ताकि हम एक स्टेप आगे चले जाएं, और कहो तो हम अपनी क्लास यहाँ पर एंड भी कर दें। अगर इस तरह हो दोनों के पास हो और शेर खान ये कॉपी कर, दोनों के पास ऑप्शन हो, शेर खान रीजनेबली सर्टन हो कि करेगा, तब भी आपने उसको इग्नोर करना, तब भी इग्नोर, साथ साथ। हाँ क्या चीज? अच्छा हाँ जी सर, ये कॉपी करना है तो कर ले। भाई मेरी एक बात सुनो, आज जो मैंने चीजें पढ़ाई समझ आई हैं? भारी तो नहीं था ज्यादा हैं? स्लाइड का पीडीएफ भेज दूंगा, भारी तो नहीं था ज्यादा? चलो जी, ये कॉपी कर लो, एटलीस्ट ये कॉपी कर लो। हाँ जी यार, मुझे एक बात बताओ, ये स्लाइड्स फायदेमंद है तुम लोगों के लिए? सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे रहेंगे तुम्हारे, हैं? कल हमारा जोर होगा प्रैक्टिस के ऊपर, आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट जमा किए। कल हमारी क्लास लगी है 2 घंटे की, शेड्यूल आ चुका है, 4 क्लासें कल मेरी जी। कल इन्होंने सोचा कि हम आपको जो है ना वो टांगे नहीं, 2 घंटे 4 घंटे की क्लास। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको अपने खर्चे पे खुश रखे, अल्लाह आपको। मेरे लीज के कुछ लेक्चर्स रह गए तो वो लेने की जरूरत है। नहीं बेटा, मैं पूरा ही करा दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है? पीडीएफ प्लीज यार, उदय तेरा काम है पीडीएफ देना बच्चों को, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज।